दोस्तों DSSB में 25,000 शिक्षक भर्ती के लिए नियमावली जारी की गई है। पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है, 25,000 पद ये कम नहीं होते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इसके बारे में आप लोगों ने कई और चैनल पर भी देख लिया होगा, नहीं देखा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि सैलरी कितनी मिलेगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, एज लिमिट क्या होगी और वो तमाम चीज़ें जो कि इस शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखा गया है और इसे प्रकाशित किया गया है दिल्ली बुधवार जून 28, 2023। तो ये इसका प्रकाशन की तिथि है और इसे राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की ओर से शिक्षा निदेशालय अधिसूचना के रूप में प्रकाशित किया गया है। यानी कि यह एक नोटिफिकेशन है 28 जून 2023 का। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो नोटिफिकेशन है किसके रिगार्डिंग है, तो यह प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, ये आप लोग TGT के नाम से जानते हैं। इसमें कौन कौन से पद होंगे, तो देखो इसमें इंग्लिश के पद हैं, इसके अलावा मैथ है और प्राकृतिक साइंस, नेचुरल साइंस की पोस्ट है, तो उसके बारे में आगे मैं आपको बता रहा हूँ, और सोशल साइंस। तो इनके बारे में यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड की गई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है इसका जो टाइटल वो क्या होगा, शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती नियम 2023। ठीक है, यानी कि TGT में जो भर्ती होगी उसके लिए यह एक नियमावली है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं बस वही आपको बताएंगे। फिलहाल अयोग्यता के बारे में भी बताया गया है कि जो किसी व्यक्ति के जीवित पति पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, जो एक जीवित पति पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है और विवाह अनुबंध कर चुका है, तो ऐसे लोग नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। बाकी डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। देखो सबसे पहले देखिए एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो बताई जा रही है कि 30 वर्ष से अधिक नहीं, यानी कि जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 ईयर है, लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको नियमानुसार जो उम्र सीमा में छूट है वो अनुमन्य होगी और ये 5 वर्ष तक छूट आपको मिल सकती है नियमानुसार। सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ, तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बताया जा रहा है कि आपका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषय में कम से कम 2 वर्ष का अध्ययन। देखो कई बार ऐसा होता है ना कि जब आप किसी विषय में आवेदन करते हैं तो आपके मन में आता है कि आप वो विषय 3 साल नहीं पढ़े हैं, 2 साल पढ़ के ही छोड़ दिए हैं, तो क्या आप उसमें एलिजिबल हैं या नहीं हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं कि आप BA के फर्स्ट ईयर में आपने 3 सब्जेक्ट रखे हैं, आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया और चलो पॉलिटी मान लेते हैं, और दूसरे साल भी आपका इंग्लिश है, हिंदी है और पॉलिटी है, लेकिन तीसरे साल आपने क्या किया कि आपने हिंदी और पॉलिटी रखी, इंग्लिश को आपने ड्रॉप कर दिया। तो क्या आप इंग्लिश से TGT दे सकते हैं, तो इसका जवाब है S, बिल्कुल आप दे सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। लेकिन ऑल ओवर आपका जो BA का रिजल्ट है, फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर प्लस थर्ड ईयर, तो ये 50% या उससे ज़्यादा होना चाहिए, यही बात यहाँ पर बताई गई है। तो बाकी चीज़ें भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक, तो ये बात तो बहुत ही क्लियर करनी थी आप लोगों को। साथ ही साथ ये भी है कि अगर आपको TGT का शिक्षक बनना है तो आपको CTET क्वालिफाई होना चाहिए, ये बात भी यहाँ पर बताई जा रही है। अगर हम बात करें यहाँ पर नेचुरल साइंस के बारे में, तो यहाँ पर भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, मानव शास्त्र, जैविक विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन, जैव चिकित्सा विज्ञान, आणविक कोशिकीय जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान और भू विज्ञान। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा इंग्लिश में आपको दिखा दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर जो चीज़ें लिखी गई हैं तो उसको समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उसको आप यहाँ पर TGT नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस, तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लाइफ साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंस,
मॉलिकुलर सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड साइंस एंड जियोलॉजी। तो इसमें से कोई भी एक विषय एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ हो, तब आप नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस में आवेदन कर पाएंगे। और कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर टीजीटी सोशल साइंस, अब जो लोग सोशल साइंस के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए क्या कहा गया है, शुड हैव स्टडीड एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सोशल साइंस सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये जो यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है इसमें से कम एक विषय आपने पढ़ा हुआ हो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर सोशल साइंस की नियमावली में थोड़ा सा चेंज आपको लगेगा। इसमें क्या कहा जा रहा है कि टीजीटी सोशल साइंस के लिए शुड हैव स्टडीड एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सोशल साइंस सब्जेक्ट, यानी कि जो लिस्ट दी गई है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और बिजनेस स्टडीज़ या फिर स्टेटिस्टिक्स, इसमें से कोई भी एक विषय आपने पढ़ा हो। अभी तक आपने देखा होगा कि कहा जा रहा था कि जो कुल 4 विषय होते थे, हिंदी में देख लेते हैं, उसमें से कम 2 विषय आपने पढ़े हुए हों, तब जाके कहा जाता था कि आप एलिजिबल रहेंगे सोशल साइंस के लिए। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ अलग दिखाया जा रहा है कि टीजीटी सामाजिक विज्ञान के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सामाजिक विज्ञान विषयों में कम से कम एक विषय का अध्ययन होना चाहिए। इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र, इसी में से 2 विषय आपको पढ़ना होता था। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, व्यावसायिक अध्ययन और सांख्यिकी में से कोई भी एक विषय अगर आपने पढ़ा है तो आप टीजीटी सोशल साइंस के लिए एलिजिबल रहेंगे। टीजीटी गणित के लिए कम से कम एक विषय के रूप में आपने गणित पढ़ा हुआ हो, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है। अब देखो ये मत पूछना कि 3 साल होना चाहिए, क्योंकि ऊपर लिखा गया है कि कम से कम 2 साल होना चाहिए। मतलब गणित आपने अगर 2 साल पढ़ा है तब भी आप एलिजिबल रहेंगे। सेम कंडीशन फॉर इंग्लिश, यहाँ पर इंग्लिश के लिए भी इंग्लिश तो 2 साल होनी ही चाहिए। क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा पदोन्नति पर भी लागू होगी? तो ये बात हो रही है जब आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा, जब आप शिक्षक बन जाएंगे उसके बाद। तो आपके प्रमोशन पर आपकी एज से कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, लेकिन शैक्षिक योग्यता का प्रभाव पड़ेगा। तो मतलब जितना ही पढ़े लिखे आप रहेंगे उतनी जल्दी ही आपका प्रमोशन हो जाएगा। यहाँ पर 2 साल का परीक्षा काल होगा, प्रमोशन पीरियड होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये भी कहा जा रहा है कि प्राथमिक, नर्सरी और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक में पदोन्नति के लिए किसी परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो मतलब प्राथमिक के लिए प्राइमरी में, नर्सरी में और टीजीटी में कोई परीक्षा काल नहीं होगा, लेकिन पीजीटी में हो सकता है, ठीक। इसके बाद और भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, हालांकि सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी नहीं हैं। पदों की संख्या के बारे में बताया जा रहा है, तो वो मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ। लगभग 25,000 पद हैं, ठीक है। विभागीय पदोन्नति समिति, ये सब नियमावली दी गई है। इसके आगे आप जब फिर आएंगे तो वही जो नोटिफिकेशन आपने देखा है वो इंग्लिश में है। नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि 24,939, ये 2019 के आंकड़े के मुताबिक है। 24,939, इसका निकालेंगे मीनिंग तो लगभग 25,000 लगभग में आप इसे कह सकते हैं। क्लासिफिकेशन से किया गया है जनरल सेंट्रल सर्विस के रूप में, ठीक है। और यहाँ पर पे स्केल लेवल 7 के मुताबिक होगा, यानी कि बहुत ही शानदार सैलरी 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये इन पे मैट्रिक्स, यानी कि बहुत ही शानदार सैलरी आपके हाथ में आने वाली है। तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है ये मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी तो जाकर देख लीजिए। ये जो नियमावली है मैं आपको बता दूं कि 25,000 टीजीटी शिक्षकों के लिए है, और इसमें जो विषय हैं कौन कौन से, तो ये आप अंग्रेजी गणित, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के लिए बनाई गई है। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।